हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो आप लोग का एएमआरएस पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर जो यूपी पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, जिससे कि आपने जो अभी तक की तैयारी करी है आपकी, और आप वो देख सकें कि कितना अच्छे से आपका तैयार है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है जहाँ पर आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की और कोशिश करने की जरूरत है। इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी वीडियोस जो आई हैं या आगे आएंगी वो आसानी से मिल जाएंगी। लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंपनी होती है अगर वो डिबेंचर्स को इशू कर रही है तो वहाँ पर जब उसका शोधन करने की बात आती है, रिडेम्पशन करने की बात आती है, तो किस धनराशि से, किस अमाउंट से उसका रिडेम्पशन वो नहीं कर सकती। संचित लाभों से, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, संचित हानियों से, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अपने ऋण पत्रों को बाजार से क्रय करके, बाई परचेजेस ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके, बाई कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहाँ से नहीं कर पाएगी। तो आपने पढ़ा होगा जो रिडेम्पशन का पढ़ा है चैप्टर आप लोगों ने, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर संचित लाभों से भी कर सकती है, अपने ऋण पत्रों को बाजार से खुले बाजार में वापस क्रय भी कर सकती है, और अंशों में परिवर्तित भी कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संचित हानियों से। जब लॉसेस हैं तो उनसे रिडेम्पशन हो ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात हो जाएगी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा कैसे किया जा सकता है? तो एक पूर्णधायी तिथि का एकमुश्त भुगतान करके किया जा सकता है, वार्षिक किस्तें भुगतान करके, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, या फिर शेयरों में चेंज कर सकते हैं, हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और खुले बाजार से खरीद कर, यानी कि मार्केट से हम ओपन मार्केट में उसको वापस परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हो जाते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं उनका रिडेम्पशन करने की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जिससे पहले की प्रैक्टिस सेट्स आप लोग को मैंने दिए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें से इंक्लूड किए हैं। जो शेयर्स फॉरफिचर होता है वो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल चैप्टर में पूछे जाते हैं, या तो कॉल से पूछे जाते हैं, कॉस्ट इन एरिया या कॉस्ट इन एडवांस, या फिर ये पूछा जाता है कि जो फॉरफिचर होता है शेयर्स का उसके बारे में, और जो री इशू करते हैं उसको। ज़्यादातर क्वेश्चन इन 2-3 पॉइंट से ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि when shares are forfeited, share capital account is debited by। अंशों के अंकित मूल्य से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों पर मांगी गई धनराशि से, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रदत्त मूल्य से, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों पर आदेश धनराशि, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर जो अंश पूंजी खाता होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, किससे डेबिट होता है? और डेबिट किया जाता है जितनी भी धनराशि उस अंश पर मांगी गई थी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को प्रीमियम पेड ऑन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज। संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, लाभानी खाते में क्रेडिट किया जाता है, लाभानी खाते में डेबिट किया जाता है। credited to the respective partner's capital account, debited to the respective partner's capital account, credited to profit and loss account, debited to profit and loss account। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, जो पार्टनरशिप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो वहाँ पर जो प्रीमियम पेड किया जाएगा, तो वहाँ पर उसे किस तरह से दिखाते हैं, तो उसे जो लाभानी खाता है उसमें डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे एक एक्सपेंसेस की तरह देखा जाता है, जो प्रीमियम दिया जाएगा उसे एक एक्सपेंसेस की तरह देखा जाता है, इसलिए उसे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्य लागत रुपये 20,000, कारखाना परिवहन मूल्य लागत का 25% तथा कार्यालय परिवहन कारखाना परिवहन का 80% हो तो कार्यालय लागत होगी। इफ प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन द ऑफिस कॉस्ट वुड बी ₹25,000, ₹29,000, ₹36,000 या फिर ₹45,000। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बताया है, ये बता दिया गया है कि प्राइम का जो मूल लागत दे रखी है, कितनी दे रखी, 20,000 क्वेश्चन बता दी। इसके अलावा आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि एक के बाद एक परसेंटेज दे रखी होती है, एक चीज़ निकालने के बाद उसी से रिलेटेड परसेंटेज दूसरी होती है। हम आगे की जो भी चीज़ें निकालनी होती है उसको फाइंड आउट करते जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि कारखाने और परिवहन क्या है, मूल लागत का 25% है,
कार्यालय परिव्यय क्या है, कारखाना और परिवहन का 80% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लिख लेंगे जो हमारी प्राइम कॉस्ट दे रखी है। उसके बाद उसमें हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमारी क्या बनती है, फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड कितने दे रखे हैं, 25%, किस पर, प्राइम कॉस्ट पर। तो 20,000 का 25% कितना आएगा, 5,000 ऐड कर लीजिए। अब हमारा क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट का ये या फिर जो है फैक्ट्री कॉस्ट का ये वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद अब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो क्या बनती है हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है, या फिर आप ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, वो कारखाने और परिवहन का 80%। ध्यान दीजिएगा, कारखाना और परिवहन यानी कि फैक्ट्री और हेड्स का। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट आई होती है उसका हम 80% निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको निकालना है फैक्ट्री और हेड्स का। फैक्ट्री और हेड्स हमारे कितने आए थे, 5,000 आए थे। उसका 80% कितना हो जाएगा, 5,000 का 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 4,000 को भी ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25,000 पहले से था, जो वर्क कॉस्ट थी हमारी, 4,000 हमने और ऐड कर लिया, हो जाएगा 29,000। 29,000 ही क्या हो जाएगी, हमारी ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरक्षा सीमा से तात्पर्य है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स वास्तविक विक्रय एवं कुल लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं परिवर्तनशील लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं स्थिर लागत के अंतर से, वास्तविक विक्रय एवं समुचित विक्रय के अंतर से। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या मतलब होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो हम बीईपी वाला जो चैप्टर था, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, वहाँ पर हम इसको पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या होता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कैसे निकलती है, जो सेल्स होती है उसमें से हम बीईपी को लेस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। गैर समावेलित संस्था, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, कृत्रिम व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कंपनी की, तो कंपनी ला में आपने पढ़ाई था कि कंपनी जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, करेक्ट हो जाएगा। अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार यानी कि किसी भी जो भी उसके सदस्य होते हैं या जो है शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर कहिए कि संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, किसी की भी मृत्यु का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका जो भी अस्तित्व है वो बना होता है। यानी कि किसी के भी आने का, किसी के जाने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकती है और उसका और उसके सदस्यों का एक पृथक अस्तित्व होता है। यानी कि दोनों का आपस में अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी सदस्य की किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर से कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी स्वयं भी किसी पर केस कर सकती हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी पर केस कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। गैर समावेली संस्था ऐसा नहीं है, कंपनी का सम्मेलन होता है। आपने पढ़ा होगा कंपनी कॉर्पोरेशन के बारे में कि कैसे कंपनी का कॉर्पोरेशन होता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्माण किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड बाय एट कंपनी एट सम मूल्य पर, बट्टे पर, एट डिस्काउंट, सम मूल्य अथवा प्रीमियम पर, एट पर और प्रीमियम पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी अधिनियम है उसके द्वारा जो अंश होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो उसका निर्माण जो होगा सम मूल्य या प्रीमियम दोनों पर ही किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा जो 53 है यानी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 के अंडर में जो कंपनी होगी वो कटौती पर अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए उसे जुर्माना भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, परसेंटेज, रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि दो चरों के मध्य संबंध को, तो आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी, परसेंटेज भी और रेट में भी, तीनों ही तरह से हम दो चरों के मध्य जो संबंध होता है, दो वेरिएबल्स के मध्य जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
विस्तार, उत्साधन, अवनति और पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग है। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर के नाम से संबंधित है। विद रिगार्ड्स टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन and recovery are the 4 phases of business cycles. Business cycle is a part of the capitalist system. According to Keynes, the trade cycle is a purely monetary phenomenon. The innovation theory of business cycle is associated with the name of Joseph Schumpeter. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं, तो कुछ ईजी टू मॉडरेट होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चंस को मिलाकर ही आपका पेपर तैयार होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आपका दे रखा है जो व्यापार चक्र यानी कि बिजनेस साइकिल से संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है उसमें से सही नहीं है। तो जो आपका दे रखा है फर्स्ट वाला ए पॉइंट है, तो ये चारों ही व्यापार चक्र के चरण होते हैं कि पहले विस्तार होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर उन्नति की ओर जाता है, फिर दोबारा से ही रिकवरी करता है बिजनेस। उसके बाद क्या होता है, व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग, ये भी सही है। और जो व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था, ये भी करेक्ट है। शुम्पीटर ने ही एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को नवप्रवर्तक इनोवेटर कहा था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इनोवेटर की संज्ञा किसने दी थी एक उद्यमी को, तो शुम्पीटर ही थे जिन्होंने दी थी। जो आपका पॉइंट सी दे रखा है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, तो ये कीन्स ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था, ये हार्ट्रे ने कहा था। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर क्योंकि आपसे पूछा है क्या गलत है, विच इज नॉट ट्रू, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम आना, पहले जाना, सामग्री निर्गमन की पद्धति उपयोगी होती है, जबकि यहाँ पे आपसे हीफो मेथड के बारे में पूछ रहा है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने लीफो को शामिल किया है, फीफो को शामिल किया है। आज के क्वेश्चन में आपको का हीफो से संबंधित क्वेश्चन है। सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, सामग्री का मूल्य घट रहा हो, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो, सामग्री का मूल्य स्थिर हो। Highest in first out method of issue of material is useful when the price of material is increasing, price of material is decreasing, price of material is fluctuating, price of material is stable। तो क्वेश्चन ने पूछा है जो हीफो मेथड होता है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कब करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि लीफो का यूज़ कब करते हैं, हम फीफो का यूज़ कब करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन कि हीफो का यूज़ कब करते हैं। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। हीफो मेथड का यूज़ कब किया जाएगा, जबकि सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी कि कभी एकदम से बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, फ्लक्चुएट हो रही हो, तो वहाँ पर इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कि जो सबसे अधिक मूल्य की सामग्री होती है उसको पहले हम निर्मित करते हैं, पहले इशू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हाईएस्ट इज फर्स्ट आउट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूंजी ₹50,000, दायित्व ₹30,000 और स्थायी संपत्तियां ₹70,000 हो तो चालू संपत्तियां होंगी। If the capital is ₹50,000, liability is ₹30,000 and fixed asset और ₹70,000, then the value of current asset will be। अब आपको निकालनी है करंट एसेट की वैल्यू 90,000, 50,000, 10,000, 1,50,000। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम करंट एसेट की, जो भी आपकी कैपिटल और लायबिलिटी दे रखी है उसको ऐड कर दीजिए, उसमें से आप क्या लेस कर दीजिए, जो भी आपकी एसेट दे रखी होंगी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि एक साइड आपको पता होगा बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी का, एक साइड हो जाता है एसेट का। जो लायबिलिटी साइड होती है वहाँ पर क्या चीज़ें दे रखी होती है, कैपिटल दे रखी होती है, रिजर्व सरप्लस होती है, और साथ ही जो भी करंट लायबिलिटीज होती है वो सब दे रखी होती है। और जो आपका एसेट साइड होता है वहाँ पर फिक्स्ड एसेट दे रखी होती है, करंट एसेट दे रखी होती है। तो वहाँ पर हमको फिक्स्ड बता दिया है, तो एक साइड का टोटल तुम्हें पता चल जाएगा जब हम कैपिटल को और लायबिलिटी को ऐड कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 30,000 80,000। दूसरा साइड हमारा क्या है, उसमें होनी चाहिए दो चीज़ें, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरी करंट एसेट। फिक्स्ड हमको पता है, लायबिलिटी साइड में से जो फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं उसको लेस कर देंगे, तो निकल के क्या जाएगा हमारा, अगर हम 80,000 में से 70,000 को लेस करेंगे निकल के आएगा 10,000, वही हो जाएगी हमारी करंट एसेट। क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो बैलेंस शीट होती है उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं, कोई भी बैलेंस नहीं आता, जबकि वो बैलेंस लेकर ही बनाई जाती, जो भी अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं उन्हीं का ही जो बैलेंस होता है उसी से ही हमारी बैलेंस शीट तैयार की जाती है। लेकिन उसमें खुद कोई भी बैलेंस नहीं होता, उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी। Calculate the amount of liability if total asset is ₹10,000, total liability is ₹10,000 and total capital is equal to 5,000। यहाँ पर आपकी चीजें दे रखी हैं कि आपको बताया है कि आपकी टोटल एसेट 10,000 है, लायबिलिटी जो टोटल है वो 10,000 है और कैपिटल क्या है 5,000 की है। यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा है कि लायबिलिटी की राशि बताइए। तो आपने बैलेंस शीट के जो दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी होता है दूसरा एसेट होता है, तो मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग की इक्वेशंस जो होती है, लेखांकन समीकरण जो होते हैं वो बताए थे
तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको दोनों साइड का टोटल बता दिया है और उसमें साथ में कैपिटल अलग से दे दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो अदर लायबिलिटीज होती हैं वो कितनी होंगी। उसके लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपकी टोटल एसेट दे रखी है उसमें से हम जो कैपिटल की अमाउंट है उसको लेस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमारी लायबिलिटी कितनी थी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल एसेट 10,000 की है और कैपिटल है 5,000 की। लेस कर दीजिए, आपको पता चल गया लायबिलिटी है आपकी 5,000 की। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको टोटल लायबिलिटी का अमाउंट बता दिया है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ देखना ही है कि टोटल एसेट और जो आपकी कैपिटल दे रखी है उससे। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको ध्यान में रखिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक उपकरण नहीं है? वित्तीय लेखांकन, स्फीति लेखांकन, प्रमाप लागत लेखांकन, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रबंधकीय लेखन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ा था, तो उसका कौन सा उपकरण नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या ये समझ लीजिए कि जो आपने पढ़ा था चैप्टर्स उसमें जितने भी, कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि कौन उसका टूल नहीं होगा, यानी कि जो भी हम प्रबंधकीय लेखांकन करते हैं उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या किस किस जो मैथड्स का यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमको जो है बैलेंस शीट मिलती है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, जिसके बेसिस पे आगे हम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको तैयार करते हैं। जैसे कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, आप बिना बैलेंस शीट के, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं तैयार कर सकते, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आवश्यक होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की हमको आवश्यकता होती है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट, वो तो हम तैयार ही करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। कौन सी चीज़ नहीं होगी? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, स्फीति लेखांकन का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मूल सूचकांक होते हैं, तो इनका यूज़ इसमें नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविच्छेद बिंदु से तात्पर्य है ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स। यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका कौन सा सही फार्मूला है। अक्सर हमें चीज़ें याद होती हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पर आपके 4 एक जैसे फार्मूले लिखे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वही चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही फार्मूला होगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा? सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाता है इसका सही फार्मूला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली है। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज। प्रबंधी लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग, उपकार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेडिंग इनविटेशन होता है उसके लिए जो कार्ड प्रिंट करवाए जाते हैं, तो उसके लिए जो आपने ऑर्डर दिया है तो वो किस कॉस्टिंग मेथड के अंडर में आएगा। तो आपको पता होगा कि एक तरह का आदेश होता है, तो उसमें जो भी आप जिस भी तरह का इन्विटेशन कार्ड तैयार करा रहे हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर ने वो आदेश दिया होगा उसी के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि किसी एक का नाम का प्रिंट कार्ड जो होते हैं दूसरे की शादी में तो नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, तो क्या होगा उसी एक के लिए ही होता है और छोटी उसकी क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा हो जाता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, हम जॉब कॉस्टिंग का करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय अधिक है। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज हर टोटल इनकम एक्सीड्स टू। यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल की यहाँ पर बात हो रही है कि उसको सरचार्ज देना पड़ता है, 10% सरचार्ज लगता है, तो कब देना पड़ता है या किस परिस्थिति में 10% सरचार्ज लगेगा, उसकी इनकम किस पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए। 7,50,000, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी इनकम किससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी इनकम 50 लाख यानी कि 50 लाख से अबव होनी चाहिए, तब उसको 10% का सरचार्ज देना पड़ता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो वहाँ पर उसको 15% का सरचार्ज देना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10% पूछ रहा है, तो हो जाएगा 50 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या अंगगणितीय रूप से बढ़ती है, खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ए और बी दोनों। अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीजेस अर्थमेटिकली, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली,
पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मार्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, तो उसमें जो उस सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या बढ़ती है वो किस तरह से बढ़ती है और जो फूड प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। जो फूड प्रोडक्शन होता है वो हो जाता है, तो इसका जो एक्चुअल में इसकी थ्योरी है मार्थस की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है, ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिक रूप से होता है, अंगगणितीय तरीके से होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहला पॉइंट अंगगणितीय रूप से बढ़ती गलत हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है वो भी गलत हो जाएगा। जो सी पॉइंट दे रखा है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती वो करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन अंशों के नामित मूल्य का 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गत मूल्य का 10% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, अंशों के नामित मूल्य का 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गत मूल्य का 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूज कर देने वाला है। वैसे तो आप सब लोग को पता होगा, लेकिन जब चार चीजें एक साथ सामने आती हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेबी की गाइडलाइन में जब हम इशू कर रहे होते हैं शेयर्स को, तो वहां पर जो आवेदन राशि होती है, एप्लीकेशन मनी होती है, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। ये तो हमको पता है कि 25% होता है, लेकिन किसका 25% होता है, नॉमिनल वैल्यू का या फिर इशू प्राइस का, तो वो हो जाता है इशू प्राइस का, निर्गत मूल्य का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अक्सर हम लोग 25 देख करके आंसर टिक कर देते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल दे रखी है या फिर इशू प्राइस दे रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दे रखा होता और साथ में ये दे रखा होता कि नन, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होता। ये नहीं कि हम उसमें 25% ऊपर का लगा देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहरापन, डीफनेस, सुंदरता, ब्यूटी, ऊंचाई, हाइट, अंधापन, ब्लाइंडनेस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि जो स्टैटिक एनालिसिस होता है, तो वहां पर कौन सा एक गुण नहीं होगा। इस चीज़ को गुण नहीं मानेंगे। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ को हम एक गुण नहीं मानते हैं, बहरेपन को या फिर सुंदरता को या फिर ऊंचाई को या फिर अंधेपन को। तो उसे ऊंचाई को जो होता है वो कोई गुण नहीं माना जाता, बाकी बहरापन, सुंदरता, अंधापन ये गुण में शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं, जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं, दूसरे क्वांटिटेटिव होते हैं। एक गुणात्मक होते हैं, दूसरे मात्रात्मक होते हैं। जो गुणात्मक होते हैं उनको तो हम जो मेजर नहीं कर सकते, और जो मात्रात्मक होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का अंधापन, बहरापन, उसकी सुंदरता को आप मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट अमाउंट में, लेकिन जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वो गुणात्मक नहीं है, वो मात्रात्मक है, यानी कि क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिटेटिव है। वही आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। बजट, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लागत मानकों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। क्वेश्चन में कह रहा है व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी। तो बजट होती है। बजट के माध्यम से तो हम पता कर सकते हैं आसानी से कि फ्यूचर में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, एक अनुमान हमें लग जाता है। लागत मानकों का निर्धारण भी होता है, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स जो सेट किया जाता है, प्रॉफिट प्लानिंग भी होती है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप तभी प्रेजेंट कर पाएंगे जबकि ऑलरेडी हमने क्या बना लिए हों, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, हमारे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बन जाने के बाद ही हम वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये फॉरकास्टिंग में शामिल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इन केस ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। क श्रेणी के पूर्वानुमान के अंतर्गत गत अनुभवों से प्राप्त समूहों का विश्लेषण किया जाता है। निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्ग रीति को सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं। शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट और लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट। Under time series forecasting, data obtained from past experience is analyzed. Index number is one of the methods for forecasting. Least squares method of business forecasting is also known as line of best fit. तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा था कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में कि जो बिजनेस फॉरकास्टिंग होती है, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है।
तो जो पहला पॉइंट दे रखा था वही आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म की जो फोरकास्टिंग की जाती है वो शॉर्ट टर्म से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो गलत हो जाएगा। जितना शॉर्ट टर्म से कम टाइम के लिए आप अनुमान लगाते हैं वो उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि भविष्य जो होता है वो अनसर्टेन है, हमें कुछ नहीं पता, अनिश्चित होता है। तो हमने अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर ली, हमको नहीं पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हमारी जो भी अनुमान हमने लगाए थे वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो सही होंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए उसे बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको थोड़ा बहुत अनुमान होता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो हमारे अनुमान ज़्यादा सही होते हैं। तो यही वाला पॉइंट ही आपका पहला ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर फॉर ₹90,000, कैश ₹1 lakh, डेटर ₹10,000, अदर एसेट ₹1,000 एंड ओनर्स इक्विटी इज ₹90,000. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन? किसी संगठन में जो फर्नीचर है वो 90,000 का है, नकदी जो है वो 1 लाख की है, जो देनदारियां हैं वो 10,000 की हैं, अन्य परिसंपत्तियां 1,000 की और जो समतांश पूंजी है वो 90,000 की है। आपको ये बताना है कि संगठन का दायित्व कितना होगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही लिया गया है। बस यहाँ पर आपको टोटल एसेट ना बता करके उन्होंने एसेट को अलग अलग करके बता दिया है। आपको जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे, आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो चीजें हमारी एसेट साइड में आती है उसे हम एसेट साइड में लिख लेंगे। फर्नीचर आ जाएगा 90,000 का, कैश आ जाएगी 1 लाख की, जो आपके डेटर्स हैं 10,000 के वो आ जाएंगे, और जो अदर एसेट दे रखी है 1,000 की वो आ जाएगी एसेट साइड में। टोटल आ जाएगा 2,01,000 का। और दूसरे साइड जो लायबिलिटी है वहां पर सिर्फ हमको एक चीज पता है, कौन सी? जो इक्विटी दे रखी है हमारी 90,000 की, 90,000 लिख लीजिए। उसके बाद हम लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दायित्व कितना है, कितना आ जाएगा 1,11,000। वही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर दिखानी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है। द मेजर्स बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज विस्तार, रेंज, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं चैनल पर। इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। उसमें बहुत से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप की भी जो आते हैं एग्जाम में, और जो थ्योरी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा तो आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक ऐसी माप होगी जो कि श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित हो, यानी कि सबका यूज़ किया जाता है। उसे निकालने में तो आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जब हम प्रभाव विचलन जिसे कहें या मानक विचलन उसको निकालते हैं तो सबका क्या होता है, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, माध्य से विचलन निकालते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। फिर जैसे जिस भी तरह की श्रेणी होती है, इंडिविजुअल है या किस तरह की सीरीज़ है, डिस्क्रीट है, उसी के बेसिस पर या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सब पर डिपेंड करेगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक कहलाता है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का, यानी कि जिस वैल्यू पर हम उसको इशू कर रहे हैं और उस वैल्यू से अंकित मूल्य का अधिक, यानी कि अंकित मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और जो इशू प्राइस है वो कम है, तो वहाँ पर उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? वो बीच का डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट। यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये, मान लीजिए अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये का है, लेकिन आप उसको जो इशू कर रहे हैं वो 90 रुपये पे कर रहे हैं, तो 10 रुपये कम पर इशू कर रहे हैं ना, तो कम पर इशू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन अगर यही हम कहते हैं कि जो है जो निर्गम मूल्य है वो 110 रुपये है, तो 10 रुपये क्या हो जाता, प्रीमियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चालू अनुपात 2.5 तथा कार्यशील पूंजी 90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। इफ करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज ₹90,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट वुड बी ₹60,000, ₹1,35,000, ₹1,50,000, ₹2,25,000। तो यहाँ पर आपको निकालनी है चालू संपत्ति, करंट एसेट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी को x मान लेंगे। अब जब करंट लायबिलिटी हमारी x हो जाएगी तो करंट एसेट क्या हो जाएगी, 2.5x। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 90,000।
एक आपकी इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा 2.5x माइनस x करेंगे तो आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000। अब x आपका इधर आ जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000 अपॉन 1.5। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 60,000। तो 60,000 क्या निकल के आई, हमारी करंट लायबिलिटी निकल के आई। अब करंट एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी वर्किंग कैपिटल थी उसमें हम करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारी जो करंट एसेट है वो निकल आएगी। इन दोनों को ऐड करके क्या निकल आएगी, करंट एसेट निकल आएगी 1,50,000 की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू ए फॉर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड। सम्मेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्म के निर्माण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर जब हम बात साझेदारी की, पार्टनरशिप की कर रहे होते हैं तो उसको करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड होता है यानी कि साझेदारी संलेख होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो पार्टनरशिप होती है उससे रिलेटेड सारी नियम और शर्तें जो होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी होती हैं, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जब बात हम कंपनी की कर रहे होंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम है, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन साझेदारी में साझेदारी संलेख इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मूल लागत प्लस कारखाना परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मूल लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है क्या होती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी तीन चीज़ें ऐड होती हैं, क्या हो जाएंगी, प्राइम कॉस्ट होती है, जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, और तीसरी हो जाती है जो ऑफिस कॉस्ट होती है। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या निकल के आ जाती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल के आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक परिव्यय। तो यहाँ पर कारखाना लागत में आपके प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब उसमें जो हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये कहिए या ऑफिस एक्सपेंसेस कहिए उसको ऐड कर लिया तो हमारी क्या निकल के आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गई। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के बाद आता है या आती है, आफ्टर रिसेशन कम्स समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अवनति, डिप्रेशन, पुनरुत्थान, रिकवरी, स्थिरता, स्टैग्नेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इकोनॉमिक साइकिल होता है उसमें जो रिसेशन होता है, मंदी होती है, उसके बाद क्या आता है। तो मंदी के बाद क्या आ जाएगा, मंदी के बाद आती है अवनति यानी कि डिप्रेशन, उसके बाद का पीरियड हो जाता है पुनरुत्थान का, रिकवरी का। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय यात्रित किया जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पर जो अयाचित पूंजी का वो भाग होता है जो कि तब तक जो है जिसकी मांग नहीं की जा सकती या इसका यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी का समापन नहीं होता, वाइंडिंग अप नहीं होता, तो वो कहलाता है संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन किस कारण हो सकता है। द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है, उसका समापन जो होगा तो उन तीनों ही कारणों से हो सकता है। कंपनी की हम बात जब करते हैं तो किसी भी जो उसका सदस्य होते हैं या संचालक होते हैं उनकी मृत्यु का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही उनके दिवालिया होने पर। लेकिन यहाँ पर जो साझेदारी होती है वहाँ पर पार्टनर की डेथ का या फिर पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने का, इन सब का इफेक्ट पड़ता है साझेदारी पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। द सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए सीरीज इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ बी एंड सी। तो आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम लगा रहे थे, तो जब हम एक्चुअल मीन से लेते हैं डिविएशन तो उसका जो टोटल आता है वो 0 ही आता है, क्योंकि उसके जो दोनों साइड होते हैं प्लस और माइनस के वो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल मीन होता है वो बिल्कुल एकदम सटीक माप होती है। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, व्यक्तिगत प्राप्ति, पर्सनल रिसिप्ट, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी।
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, इससे कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है वो किस तरह का होता है, वो होती है पूंजीगत प्राप्ति होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग? कॉस्ट शेयरिंग विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, विषय विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस, आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। आपको बताना है कि व्यवसायिक पूर्वानुमान यानी कि जिसके माध्यम से हम जो बिजनेस फॉरकास्टिंग करते हैं वो कर पाएंगे, तो वो इसमें आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम सीरीज होता है उसके बेसिस पर भी होता है, रिग्रेशन के बेसिस पर भी और इनपुट आउटपुट एनालिसिस पर भी। लेकिन जो वेरिएंस एनालिसिस होता है, विषय विश्लेषण होता है, उसके बेसिस पे हम बिजनेस फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचित बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज, जहाँ कुल आगम लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल स्थिर लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल प्रत्ययशील लागत के बराबर होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ कुल आगम कुल लागत से अधिक होती है, वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है, आपने समुचित बिंदु को, ब्रेक इवन पॉइंट को कई तरह से मैंने समझाया है, कई बार इस क्वेश्चन को शामिल किया है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट लैंग्वेज है। तो क्या होती है, जो समुचित बिंदु होता है वो कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है यहाँ पर, यानी कि जितनी टोटल रेवेन्यू होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है, दोनों ही इक्वल होती है, सेल और कॉस्ट बराबर होती है। यहाँ पर जो सेल की जगह पर रेवेन्यू वर्ड का यूज़ किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी 20, 50, 200 अनलिमिटेड। तो यहाँ पर बात हो रही है एक निजी कंपनी की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो वहाँ पर अनलिमिटेड होती है, अधिकतम संख्या की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी में जो अधिकतम संख्या है वो 200 है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा दिया गया है। पहले के अपेक्षा पहले 50 थी लेकिन अब 200 हो गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज चतुर्थक को कहा जाता है। सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, तो आपने Q1, Q2 और Q3 निकाला है, तीन तरह के। जो Q2 होता है और वो उसकी वैल्यू और जो मीडियन हम निकालते हैं उसकी वैल्यू दोनों बराबर ही होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर सेकंड क्वार्टाइल किसे कहा जाएगा, मीडियन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्टिंग। अप्रत्यक्ष लागत लेखांकन, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग। ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। मानक लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो वास्तविक व्यय होते हैं उससे लागतों का जब निर्धारण करते हैं तो वो हो जाती है हमारी ऐतिहासिक लागत लेखांकन यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो जो हमारे व्यय हो चुके होंगे वही व्यय तो हम लिखे होंगे वहाँ पर ना, क्योंकि जो एक्चुअल में हम कर चुके होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन जो होता है वो वास्तविक व्यय से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो राइट शेयर्स फीस, दो शेयर्स विचार निर्देशकों को निर्गत किए गए हों, इशू टू डायरेक्टर्स वर्तमान शेयरधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर्तमान ऋणपत्रधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लेनदारों को निर्गत किए गए हों, इशू टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो अधिकार अंश आपने अंशों के बारे में पढ़ा होगा। वैसे तो दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो अधिकार अंश होते हैं वो किस तरह के अंश होंगे कि जो पहले से ही विद्यमान अंशधारी होते हैं उनको ही निर्गत किए जाते हैं, नए अंशधारियों को नहीं। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। निम्न में से कौन सा शेयरधारक की क्षमता का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो ओनर्स इक्विटी होती है, अंशधारी होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो अंश पूंजी होती है उसमें हिस्सा नहीं माना जाता किसको। रिटेन अर्निंग प्रतिधारित आय, कैपिटल स्टॉक पूंजी स्कंध, एडिशनल पेड इन कैपिटल कुल राशि पर अतिरिक्त भुगतान किया गया, लोन्स पेएबल देय। तो यहाँ पर क्या चीज ओनर्स इक्विटी में नहीं शामिल की जाएगी या शेयर होल्डर्स इक्विटी में शामिल नहीं की जाएगी, जो लोन्स पेएबल होते हैं, देय ऋण होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी तीनों भी चीजें जो होती हैं वो ओनर्स इक्विटी में या फिर शेयर होल्डर्स फंड में आती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, when actual loss is less than predetermined loss, the difference is known as। यदि वास्तविक हानि पूर्वनिर्धारित हानि से कम हो तो यह भेद कहलाता है। यानी कि जो एक्चुअल में लॉस हुआ है और जो हमने पहले से प्री डिटरमाइन यानी पहले से ये अंदाजा लगाया था, एक अनुमान लगाया था कि इतना लॉस हो सकता है, उससे कम लॉस हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, नन ऑफ दिस। तो इस तरह का लॉस क्या हो जाता है? आपका अबनॉर्मल गेन कहलाएगा, क्योंकि जितना आपने सोचा था उससे कम आपका लॉस हुआ है, तो डिफरेंस जो है वो आपकी लाभ हो जाएगा, असामान्य लाभ, अबनॉर्मल गेन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग इज प्रतिधारित आय है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाभ का विनियोग, एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट लाभ का अनुमान, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट लागत का अनुमान, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जो रिटेन अर्निंग होती है, प्रतिधारित आय होती है, वो क्या होगी? तो जो प्रतिधारित आय होती है, तो संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले के टाइम में जो पहले के वर्ष थे, ईयर्स थे, उसमें जो उसने लाभ कमाया था, उसको जो प्रॉफिट हुआ था, उसका एक हिस्सा होती है जिसको कि उसने डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा है, नहीं दिया है, तो वो निवेश के लिए या लाभांश बांटने के लिए उसे अलग से अपने पास रख सकती है, तो वो हो जाता है आपका प्रतिधारित आय। तो ये लाभों का एक विनियोग है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए खरीदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। On admission of a new partner, increase in the value of an asset is credited to पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति खाते में, एसेट्स अकाउंट, सभी साझेदारों की पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई नया साझेदार है, उसकी एंट्री हो रही है, तो वहाँ पर जितनी भी संपत्ति जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू में वृद्धि होगी, मूल्य वृद्धि होगी, तो उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? उसे क्रेडिट किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्राप्त विचलन का 2/3 होता है? आपने पढ़ा होगा कि 2/3 है, 4/5 है, किसका कौन होता है? अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द्विपद वितरण, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पायसन वितरण, या फिर यादृच्छिक वितरण, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसके अंतर्गत होता है? तो वो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पर सामान्य वितरण होगा, तो वहाँ पर जो चतुर्थक विचलन होता है प्राप्त विचलन का 2/3 होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय व्यापारिक बैंकों द्वारा, कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंकों द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक, निर्यात शाखा एवं गारंटी निगम द्वारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो निर्यातक होते हैं, आपको पता ही होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो उनको पैकिंग क्रेडिट की वे फैसिलिटी देता है, तो वो देते हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो। इस मान्यता का आधार है द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज इज बेस्ड ऑन रूढ़िवादिता की परिपाटी, एकरूपता की परिपाटी, सारता की परिपाटी, पूर्व प्रकटीकरण की परिपाटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दे रखा है एक मान्यता है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो, यानी कि लाभों की कोई उम्मीद ना करते हुए जो हानियाँ हो सकती हैं उसके पहले हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये किस में कहा गया है, किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत कहा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान जो देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं हैं, तो उसका जो टोटल वैल्यू होती है वो हो जाती है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे। इन द absence ऑफ एन अग्रीमेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेस्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द
कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर कोई अनुबंध नहीं किया गया है पहले से, क्योंकि अब अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड होती है, साझेदारी संलेख होता है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है वहाँ पर अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका जो फर्म में हिस्सा होता है तो बाकी के साझेदार उस हिस्से को किस रेशियो में क्रय करेंगे, तो वो हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लाभ विभाजन अनुपात होगा, उस हिस्से में ही वो क्रय करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिमांड लायबिलिटी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विज्ञापन में किया जाता है प्रारंभिक व्यय की तरह, तो वो हो जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आगत व्यय कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती? परचेज, ग्रॉस लॉस, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में क्या क्या दिखाया जाता है? ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, परचेज दिखाते हैं, जो आपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट किए होते हैं वो दिखाया जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो दिखाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है तो परचेज भी दिखाएंगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसको भी दिखाएंगे, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको भी दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे? जो ग्रॉस लॉस दे रखा है यानी कि जो सकल हानि है उसे नहीं दिखाते हैं। सकल हानि किसमें दिखाई जाती है? जो आपका क्रेडिट साइड होता है वहां दिखाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्ती वितरण का समांतर माध्य 5 है। यदि प्रत्येक आवर्ती को 5 गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य होगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय 5 द अरिथमेटिक मीन विल बी 5, 25, 10, 50। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। देखिए आप लोग की कितनी तैयारी है और कितना आप लोग को अच्छे से समझ में आया हुआ है। और अगर स्टैटिक्स में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बिजनेस स्टैटिक्स की अलग से वीडियोस अपलोड है, उनको देख लीजिए तो अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगा और जितनी भी कन्फ्यूजन होगी क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।